हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं श्री कादिया और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ी थी वैदिक कालीन शिक्षा और आज का हमारा टॉपिक है उपनिषद काल में शिक्षा। उपनिषद काल में शिक्षा के बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से शिक्षा का विकास बौद्ध काल में हुआ। बौद्ध काल में शिक्षा का विकास हुआ तो बौद्ध काल में शिक्षा के जो केंद्र थे वो कौन कौन से थे, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। उपनिषद काल में शिक्षा जो है इसको भी दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहली तो इसको कहेंगे उपनिषद कालीन शिक्षा, ठीक है, उपनिषद कालीन शिक्षा। और दूसरी शिक्षा को हम कहेंगे यहाँ पर सूत्रकालीन शिक्षा। इन दोनों चीजों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका प्रारंभ कहाँ से मानेंगे उपनिषद काल का। तो उपनिषद काल का जो प्रारंभ है वो ऋग्वैदिक काल के अंत से मानेंगे। ऋग्वैदिक काल का जब अंत हुआ तब से उपनिषद काल का प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल भी कहा गया है। और इस काल का अंत जो है वो बौद्ध धर्म के आगमन से समाप्त हो गया। उपनिषद काल जो है उपनिषद काल का जो पीरियड है वो हम मानेंगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इसके जो दो भागों में हमने बांटा है सूत्रकाल, तो सूत्रकाल को हमने बांटा है यहाँ पर 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका एक सामान्य डिवाइडेशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उपनिषद काल में शिक्षा किस तरीके से विकसित हुई। तो उपनिषद काल में जैसा कि हमने कहा कि शिक्षा का जो समाज है वो चार भागों में यहाँ पर बटा था। एक था होता जो कि ऋग्वेद का ज्ञाता था, ठीक है। एक था होता जो कि ऋग्वेद का ज्ञाता था और इसके बाद अधर्व्यू, ठीक है। नेक्स्ट होता था आपका यहाँ पर उद्गात और नेक्स्ट होता था आपका यहाँ पर ब्राह्मण। ये चीज यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर देखा हमने ये ऋग्वेद का, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये यजुर्वेद का, ठीक है। और उद्गात जो है वो सामवेद का और ब्राह्मण को इन तीनों का नॉलेज होना जरूरी था क्योंकि ब्राह्मण जो क्या है ब्रह्म का स्वरूप था। वेद मंत्रों यज्ञों पे अब ब्राह्मणों का एकाधिकार हो चुका था। यहाँ पर आते आते शिक्षा के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो शिक्षा के उद्देश्यों में अपरा, हमने पढ़ा था कि परा और अपरा दो तरीके का जीवन था। तो अपरा यहाँ पर लुप्त हो चुका था, यानी सामाजिक जीवन से रिलेटेड शिक्षा अब नहीं दी जाती थी। शिक्षा का जो सार था वो अब धर्म और कर्म कांड से रिलेटेड यहाँ पर हो चुका था। संस्कारों से यज्ञ से इससे रिलेटेड शिक्षा यहाँ पर हो चुकी थी। शिक्षा पद्धति यानी टीचिंग मेथड्स की बात करें तो वही सुनना, श्रवण के बाद में मनन, मनन के बाद में निध्यासन यानी उसको अप्लाई करना। तो ये यहाँ पर शिक्षा के जो टीचिंग मेथड्स थे वो थे। बाकी इसमें सब जो है वो कैसा था, वैदिक काल जैसा ही था, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं था। सूत्रकालीन शिक्षा की हम बात करें कि जो उत्तर वैदिक काल है जिसका अंत हम मानेंगे और बौद्ध धर्म का प्रारंभ जहां से हम मानेंगे, उस काल को इन्होंने सूत्रकालीन शिक्षा यहाँ पर कहा है। सूत्रकालीन शिक्षा का समय अब स्थितियां चेंज हो गई थी क्योंकि यहाँ पर 16 महाजनपद अस्तित्व में आ गए थे। प्रत्येक राजाओं के अपने राज्य होते थे। तो अब यहाँ पर क्या है, शिक्षा का थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। उपनयन संस्कार एज इट इज हो रहा है। उपनयन संस्कार जो विद्यारंभ के समय किया जाता था और यहाँ पर अभी भी शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसके बाद में महिलाओं को अब यहाँ पर वेदों के अध्ययन से वंचित कर दिया गया, यानी महिलाओं की स्थिति अब गिर रही थी। शिक्षा का जो सत्र आरंभ होता था, शिक्षा सत्र जो आरंभ होता था वो श्रावण मास की पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक होता था, ठीक है। ये सत्र रहता था इनका। सत्र जो प्रारंभ होता था, सत्र प्रारंभ जब शिक्षा का होता था उसे कहते थे
उपाकर्मण, सत्र प्रारंभ को कहते थे उपाकर्मण, और जो सत्र समाप्त होता था उसे कहते थे हम उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जनम इसे कहते थे। पाठ्यक्रम का मूल विषय यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो गया था, व्याकरण हो गया था। संस्कारों से, विधियों से रिलेटेड अब यहाँ की शिक्षा हो गई थी। ब्राह्मणों की जो व्यवस्था थी पढ़ने की वो यही थी कि ब्राह्मण जो है उनको वेदों की शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रिय जो है उनको युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, और जो वैश्य थे उनको व्यापार की शिक्षा दी जाती थी। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनकी उपस्थिति शिक्षा में बाधक यहाँ पर मानी गई थी। इनके समय, इस समय एक परिषद हुआ करती थी। परिषद में क्या होते थे, विद्वानों का एक ग्रुप था। ये परिषद क्या थी, विद्वानों का एक ग्रुप हुआ करता था, और ये ग्रुप में 10 जने होते थे। 10 जनों में से 3 तो धर्म को जानने वाले धर्म ज्ञाता होते थे, इसमें से 4 वेदों को जानने वाले वेद ज्ञाता होते थे, एक इसमें गृहस्थ आश्रम वाला आपको रखना था, एक इसमें आपको ब्रह्मचारी ये लोग इंक्लूड करते थे, और एक इसमें होता था वानप्रस्थ, यानी जिसका जीवन उसने वृद्धावस्था वाला कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, तो वानप्रस्थपन वाला व्यक्ति इसमें रखते थे। आर के मुखर्जी ने इसके लिए कहा है कि वर्तमान विश्वविद्यालय में जितने भी उपकरण थे ना, वो सब इस समय के जो विश्वविद्यालय थे उसमें उपस्थित थे। शिक्षण विधियों की या शिक्षा के तरीकों की बात करें तो प्रत्येक जो अध्यापक या आचार्य था उसका अपना एक मेथड होता था, अपना तरीका होता था उसको पढ़ाने का, बच्चों को अपना ही तरीका होता था उसका एक पढ़ाने का। ठीक, तो ये चीज थी यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन या फिर सूत्रकालीन शिक्षा की हमने बात की थी। अब इसके बाद में बौद्ध शिक्षा आती है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा या बौद्ध धर्म का भारत में आगमन कैसे हुआ। वो तो बौद्ध शिक्षा या बौद्ध धर्म भारत जीवन में ऐसा नहीं है कि बाहर से आया या कोई आक्रमण करके इसे जबरदस्ती फैलाया गया। हुआ क्या कि जैसे जैसे समय निकलता गया शिक्षा जो है एक वर्ग विशेष पर आकर टिक गई, और इस तरीके से भारतीय जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत एक विशेष वर्ग को लेके हो गया। तो ये भारतीय जीवन का अंग बना बौद्ध धर्म, और इसने एक निम्न स्तर से शिक्षा का विकास करना शुरू किया। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले ज्ञान और तप जो है उस पर वैदिक कालीन शिक्षा आधारित थी। फिर उसके बाद करें तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और संस्कारों की यहाँ पर बात की गई। फिर जो है शिक्षा जो है वो पुरोहितवाद यानी पांडित्य पे आके टिक गई कि जो ब्राह्मण है, जो पढ़ने वाले हैं, जो कर्म कांड करवाते हैं वही शिक्षित होंगे, जो कर्म कांड करवाते हैं वही शिक्षित होंगे। उससे क्या हुआ, स्त्री शिक्षा उपेक्षित हो गई। स्त्री शिक्षा का महत्व किसने समझा, गौतम बुद्ध ने समझा, और गौतम बुद्ध के आने से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इस तरीके से भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो नेक्स्ट अब हम इसी के सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि इस तरीके से बौद्ध धर्म हमारे यहाँ प्रसारित हुआ। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए मठ और विहार यहाँ पर खोले जाते थे। मठ विहार क्या है, इनके शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, शिक्षा के केंद्र थे आपके मठ और विहार। शिक्षा का जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य इनका था निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति इनकी शिक्षा का उद्देश्य हुआ था। अब यहाँ पर ये चीज हम कह सकते थे कि जो विशेष वर्ग का अधिकार शिक्षा पे था, विशेष वर्ग का अधिकार यहाँ पर समाप्त हो चुका था शिक्षा पर। इसके बाद यहाँ पर शिक्षा के लिए इनके समय में नालंदा विहार जो था वो सबसे फेमस यहाँ पर विहार था, वो प्रमुख शिक्षा का यहाँ पर केंद्र था। इसे बौद्ध शिक्षा का गौरव भी कहा गया है नालंदा विहार को। इसका समय जो है वो 425 से 1205 का है। 1205 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नालंदा विहार को नष्ट कर दिया गया था। उद्देश्य एक मुख्य हेडिंग में अगर बात करें तो मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर नैतिक विकास करना, ठीक है, चारित्रिक विकास करना, जीवन जीने या जीवन यापन के लिए जो शिक्षा दी जाती कि रोजमर्रा के काम आप कैसे करोगे, ठीक है,
और मुख्य उद्देश्य जैसा मैंने बताया कि निर्वाण प्राप्ति इनका मुख्य उद्देश्य था। निर्वाण प्राप्ति का मतलब क्या हो गया कि आप सभी लालसाओं से मुक्त हो गए, आपको किसी भी चीज की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रही। तो निर्वाण प्राप्ति यहाँ पर इनके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। अब जिस तरीके से उपनयन संस्कार यहाँ पर वैदिक काल में होता था, तो बौद्ध धर्म में कौन सा संस्कार होता था? प्रव्रज्य संस्कार होता था। प्रव्रज्य संस्कार वही है जैसा कि उपनयन संस्कार है विद्यारंभ के लिए, ठीक है। प्रव्रज्य संस्कार के बाद में जो छात्र था वो क्या कहलाता था? सामनेर कहलाता था, जिसे ब्रह्मचारी कहा गया है वैदिक काल में। और इस सामनेर को वही मठ में रहकर शिक्षा को ग्रहण यहाँ पर करना होता था। सामनेर का मतलब होता है बाहर जाना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर 3 इनके स्लोगन होते थे जिसे शरण त्रयी कहा गया है। शरण त्रयी में तीनों आपने सुने भी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये तीनों इनके शरण त्रयी कहलाते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये शरण त्रयी इनकी कहलाते थे। दिनचर्या जो थी, तो भोजन के लिए भिक्षाटन का कार्य किया जाता था, भीख मांगकर ये लोग अपने भोजन का व्यवस्था करते थे। सामनेर जो होते थे उन्हें 10 आदेशों का पालन करना पड़ता था। सामनेर को 10 आदेशों का पालन करना पड़ता था, जिसे यहाँ पर 10 सिक्खा पत्नी कहा गया है। 10 शिक्षा पत्नी यानी 10 शिक्षा पद यहाँ पर गए, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे अहिंसा है, सत्य का पालन है, सताहार है, शराब का सेवन नहीं करोगे, नृत्य नहीं करोगे, सौंदर्य प्रसाधन या श्रृंगार से आप दूर रहोगे, कोई बेशकीमती अगर आपको दान में दे दी जाए चीजें तो अत्यधिक बहुमूल्य चीजें आप दान में नहीं लोगे। शिक्षण संस्थाएं इस काल की सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे कोर्स के लिए शिक्षण संस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। इन शिक्षण संस्थाओं को मठ या फिर विहार या फिर इनको संघ या संघाराम, इस तरीके से इनके नाम होते थे। बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध संघ, बौद्ध संघाराम, ऐसा इनको बोलते थे। इनका जो वातावरण था वो वैदिक काल की तरह कठोर नहीं था, थोड़ा सा अनुकूलित वातावरण था, आरामदायक वातावरण था। शिक्षा जो है ये लोग मौखिक रूप से लेते थे, मौखिक रूप से, या फिर कैसे करते थे? वाद विवाद के तौर पे ये लोग शिक्षा लेते थे, ठीक है। और 12 वर्ष तक ये लोग शिक्षा लेते थे, इनका टाइम पीरियड जो होता था वो 12 वर्ष तक था। यहाँ पर शिक्षा के बहुत सारे केंद्र थे, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, वल्लभी है, ये सब यहाँ पर शिक्षा के केंद्र हैं। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, बहुत सारे शिक्षा के केंद्र हैं जिनकी हम यहाँ डिटेल स्टडी आगे करने वाले हैं। पाठ्यक्रम में यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में इनको सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, प्रारंभिक शिक्षा में लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, ठीक है। और उच्च शिक्षा में इनको किसका ज्ञान दिया जाता था? धर्म का दिया जाता था, शास्त्र का दिया जाता था, आयुर्वेद का दिया जाता था। उच्च शिक्षा में इस तरीके का स्पेसिफाइड ज्ञान इनको दिया जाता था। फिर अगर दंड व्यवस्था की बात करें तो दंड व्यवस्था जो है इनकी किस पे डिपेंड थी? आत्मनिरीक्षण पर डिपेंडेंट थी, ठीक है। आत्मनिरीक्षण और स्वयं के दोष को खोजना। इनके क्या होता था? एक महीने में, एक माह में एक सभा होती थी, जिसे जिसे क्या कहते थे? विद्वत सभा कहते थे। विद्वत सभा इसे कहते थे। एक माह में 2 बार होती थी, एक तो अमावस्या को और एक पूर्णिमा को। इस सभा में जो भी छात्र था, जो अपने दोषों का स्वयं मनन या स्वयं अध्ययन करके उसको खुद ही स्वीकार कर लेता था, ठीक है, उसे खुद स्वीकार करना होता था इस चीज को। तो इस तरीके से स्पेशल कोई दंड व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। नारी शिक्षा की बात करें तो नारी शिक्षा क्योंकि प्रारंभ में उपेक्षित थी, प्रारंभ में नारी शिक्षा यहाँ पर उपेक्षित थी। महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को मठ में प्रवेश की अनुमति दी, मठ में प्रवेश की अनुमति दी।
अब यहाँ पर जब ये शिक्षा देते थे तो इसमें ये कंपलसरी होता था कि जो आचार्य होता था वो आचार्य अकेले बैठकर इनको शिक्षा नहीं दे सकता था, उसके साथ में कुछ और लोग या उनके शिष्य भी उपस्थित यहाँ पर होते थे। इन भिक्षुणियों को भी बहुत साधारण और सामान्य जीवन यहाँ पर इनको जीवन यापन करना पड़ता था। पर ये भी केवल तभी हो पाया कि इसमें भी है ना, जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी वही ये शिक्षा ग्रहण कर पाई, निम्न वर्ग की महिलाएं तो फिर वापस वंचित रह गई। उपसंपदा संस्कार क्या होता था इनका, सबसे एंड का होता था उपसंपदा संस्कार, इसे कह सकते हैं आप कि यहाँ पर इनके क्या 12 वर्ष का जो एजुकेशन सिस्टम है या पढ़ाई का जो साल है वो पूरा हो चुका। ये द्वितीय संस्कार होता था, इनके दो ही संस्कार होते थे। पहला तो कौन सा था, प्रवृत्ति संस्कार, और दूसरा कौन सा है, उपसंपदा संस्कार है। दो संस्कार है इनके। प्रवर्ज्य संस्कार प्रारंभ होता था और उपसंपदा संस्कार अंत में होता था 12 वर्ष की एजुकेशन के बाद में। अब इनके पास में यहाँ पर चॉइस होती थी कि ये अपना सारा जीवन इसके बाद में भिक्षु बनकर अगर व्यतीत करना चाहते हैं तो ये वापस क्या मठ में लौट जाते थे, और अगर ये सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं तो यहाँ पर ये अपना सामाजिक जीवन यहाँ से जी सकते थे। ठीक है, तो उपसंपदा संस्कार उनका ही होता था कि उपसंपदा संस्कार उनका ही होता था जो आगे की शिक्षा मठ में रहकर ग्रहण करना चाहते थे। ये चीज यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे। अब आता है वैदिक कालीन या बौद्धकालीन शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र है, शिक्षा के केंद्र। शिक्षा के केंद्र हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।